नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे निराला के काव्य के वैचारिक आधार के बारे में। वैसे कविता जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति होती है और जीवनानुभव किसी वैचारिक दायरे में बंधकर नहीं आते, लेकिन अनुभव की प्रक्रिया के निर्माण में विचार के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। निराला के काव्य के संदर्भ में भी इसी आधार पर कि उनके काव्यानुभूति के निर्माण में किन किन विचार तंतुओं का समावेश होता है, इसके आधार पर हम लोग निराला की कविता के वैचारिक आधार पर चर्चा करेंगे। निराला ने लंबा समय सक्रिय जीवन जिया, रचनात्मक जीवन जिया, इसलिए उनके पूरे रचनात्मक यात्रा को डॉक्टर रामविलास शर्मा जी 3 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण वे 1921 से 1936 तक की रचनाओं को देते हैं। दूसरे चरण में वे 1947 से 46 तक की रचनाओं को रखते हैं और तृतीय चरण में 1950 से 1961 तक की रचनाओं को शामिल करते हैं। इतनी लंबी कालावधि में फैली हुई निराला की रचनात्मक यात्रा के केंद्र में कौन से विचार तंतु हैं, इसे हम विश्लेषित करें, इससे पहले इस बात को रेखांकित करना आवश्यक है कि निराला आधुनिक भावबोध के छायावाद के दौर के रचनाकार हैं। छायावाद के बारे में कहा जाता है कि छायावाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। कई लोग इसे सत्याग्रह युग के नाम से भी अभिहित करते हैं और कई लोग छायावाद को शक्ति काव्य भी कहते हैं। मसलन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसे शक्ति काव्य कहते हैं, विजय देव नारायण शाही इसे सत्याग्रह युग की संज्ञा देते हैं। आखिर इस सत्याग्रह और शक्ति, इसका निराला की कविता में क्या योगदान है, इसकी क्या भूमिका है, इस बात को रेखांकित करना निराला के वैचारिक आधार को चिन्हित करने के लिए आवश्यक है। निराला कहा जाता है ऐसा कि निराला की कविता का जो चरमोत्कर्ष है वह राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति जैसी रचनाओं में सामने आई है। राम की शक्ति पूजा को लेकर ही छायावाद पर शक्ति काव्य होने की संज्ञा दी जाती है। अब देखें कि राम की शक्ति पूजा में शक्ति की आराधना किस रूप में हुई है। जैसा हम लोग जानते हैं कि निराला का पूरा बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बंगाल में गुजरा था। बंगाल नवजागरण की छाप निराला के व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से पड़ी थी। खासकर बंगाल नवजागरण की सबसे प्रखर चेतना लेकर विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर आए। निराला उस समय बंगाल की आबो हवा से अपनी रचनात्मक ऊर्जा का संग्रहण कर रहे थे। जाहिर है विवेकानंद और टैगोर का प्रभाव निराला पर दिखाई पड़ता है। विवेकानंद के वेदांत दर्शन से निराला काफ़ी प्रभावित नजर आते हैं। कई आलोचक राम की शक्ति पूजा में जो शक्ति की आराधना करने की पद्धति है उसके आधार पर कहते हैं कि इस पर विवेकानंद का गहरा प्रभाव है और बंगाल में शक्ति की उपासना का जो तौर तरीका है
उसी तरीके को निराला के राम अपनाते हैं। तो क्या इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि निराला के राम की जो शक्ति पूजा है वह बंगाल और बंगाली समाज के बीच प्रचलित शक्ति की पूजा की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है? ऐसा नहीं नजर आता है, क्योंकि शक्ति की पारंपरिक पूजा पद्धति से कवि अलग करता है राम को। राम की शक्ति पूजा में शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए राम आगे बढ़ते हैं। यह सलाह उन्हें जामवंत देते हैं कि शक्ति की मौलिक कल्पना करो। शक्ति की मौलिक कल्पना की जरूरत क्यों आन पड़ी है? इसलिए आन पड़ी है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अन्याय किसकी ओर है? अन्याय रावण की ओर है। और पहले दिन के युद्ध में राम अपने को अपमानित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं हम पिछड़ रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि शक्ति अन्याय की तरफ है, शक्ति रावण की तरफ है। तब शक्ति की उपासना करनी होगी और शक्ति को अन्याय से न्याय के पक्ष में लाना होगा। लेकिन अन्याय से न्याय के पक्ष में शक्ति को लाने के लिए कोई पारंपरिक विधि विधान, कोई पारंपरिक पूजा पद्धति शक्ति की नहीं मिलती। ऐसे में राम त्यागी हैं, तपस्वी हैं, पुरुषार्थ से संपन्न हैं, लेकिन शक्ति को अपनी ओर लाने का तरीका नहीं ढूंढ पाते। शक्ति को अपनी ओर करने का तरीका उन्हें जामवंत सुझाते हैं और जामवंत के सुझाव पर राम शक्ति की उपासना करने बैठ जाते हैं। इस अब कविता में हम देखें कि क्या कविता की दुनिया से बाहर भी शक्ति की कोई मौलिक उपासना की जा रही थी? शक्ति के मौलिक स्रोतों की कोई खोज की जा रही थी? जब हम कविता से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उसी समय शक्ति की एक नई संकल्पना लेकर गांधी राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। शक्ति का स्रोत केवल राज्य सत्ता नहीं, बल्कि शक्ति का एक नया स्रोत सामान्य जन हो सकता है, आम आदमी हो सकता है। गांधी की राजनीति की खूबसूरती इसी में है, उसकी मौलिकता इसी में है कि राज्य सत्ता के समक्ष सामान्य जन को भी खड़ा कर देते हैं। शक्ति का यह अभिनव प्रयोग जिस समय निराला काव्य प्रणयन के क्षेत्र में प्रवृत्त है, उसी समय राजनीति के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो यहां शक्ति की वैचारिकी केवल एक उपासना पद्धति महज नहीं रह जाती, बल्कि वह एक राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति बन जाती है। इस रूप में हम देखते हैं कि जिस सत्याग्रह युग की अभिव्यक्ति है राम की शक्ति पूजा, उस सत्याग्रह युग में शक्ति की जो मौलिक कल्पना की गई थी, शक्ति का जो आधार निर्मित किया गया था, राज्य सत्ता के समानांतर लोक सत्ता को जिस तरह से गांधी ने उभारा था, शक्ति की मौलिक कल्पना करने की वैचारिकी निराला के यहाँ कहीं न कहीं इससे प्रभावित दिखती है। अब हम लोग निराला के वैचारिकी पर पड़ने वाले दूसरे प्रभाव की ओर देखें। जैसे मैंने कहा, विवेकानंद का गहरा प्रभाव है निराला के ऊपर। निराला ने एक बार अपने आत्मकथ्य में कहा भी है कि मैं संपूर्ण विवेकानंद के वांग्मय को चाट गया हूं, खंगाल गया हूं।
यानी विवेकानंद के प्रति गहरा आकर्षण निराला के मन में है। निराला की वैचारिकी के निर्माण में भी विवेकानंद की केंद्रीय भूमिका है। अब देखिए, विवेकानंद वेदांत दर्शन की परंपरा में किस रूप में हस्तक्षेप करते हैं, इस बात को गौर करना जरूरी है। विवेकानंद कहते हैं कि इस समय धर्म गरीबों की पूजा करने में है। जब तक देश का एक भी व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, विपन्न है, भूखा है, तब तक किसी तरह की उपासना का, किसी तरह की धार्मिक साधना का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अभी जो सबसे बड़ी साधना है वो भूखों के भूख को मिटाने की, नर में नारायण को प्रतिष्ठित करने की साधना है। और निराला इससे इतने प्रभावित होते हैं कि निराला के बारे में ढेर सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं कि निराला खुद ही बहुत विपन्न सी स्थिति में रहते थे, लेकिन फिर भी उनके पास जो भी साधन होते थे वे अपने आसपास दिखने वाले सबसे निःशक्त व्यक्ति को सौंप देते थे। निराला की कविता में वो चीज़ किस रूप में आई है, आपको मैं एक कविता का कुछ अंश सुनाता हूँ। एक उनकी कविता है, उसमें वे कहते हैं, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा, हरे तन मन प्रीति पावन, मधुर हो मुख मनोभावन, सहज चितवन पर तरंगित हो तुम्हारी किरण तरुणा, देख वैभव न हो नत सिर, समुद्रत्मन सदा हो स्थिर, पार कर जीवन निरंतर, रे बहती भक्ति वरुणा। अब देखिए, यहाँ जो भक्ति की धारा है वह वैभव के समानांतर निर्धन में, दलित में, दीन लोगों में उतरकर आ जाती है। उनके अंदर प्रभु की शक्ति प्रवेश कर जाती है और प्रभु की शक्ति से वे आभासित होने लगते हैं। यह विवेकानंद के वेदांत का निराला के ऊपर प्रभाव है। इसके साथ ही यहाँ हम लोग निराला की उस कविता की चर्चा करना नहीं छोड़ सकते जिसका नाम है भिक्षुक। दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। देखिए, यह जो भिक्षुक कविता है, यह भिक्षुक कविता किसी मार्क्सवाद के दबाव में या मार्क्सवाद की प्रेरणा से लिखी गई कविता नहीं है, बल्कि यह भारतीय चिंतन पद्धति में जो चिंतन के विकास की स्वाभाविक धारा है, उसके अंतर्गत यह कहा गया कि दरिद्रों में ही नारायण का निवास होता है। दरिद्र नारायण की इस अवधारणा को विवेकानंद के वेदांत से प्रभावित होकर निराला अपने यहाँ काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन सत्याग्रह की वैचारिकी या विवेकानंद के तरफ आने से पहले निराला जिस समय काव्य के पटल पर आते हैं, उस समय एक बड़ा हस्तक्षेप यह है कि कविता को ब्रजभाषा के माधुर्य से निकालकर, कविता को परलोक की चेतना से निकालकर सीधे सीधे शब्दों में धरती की कविता बनाई जाए। तो निराला धरती के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। निराला की जो प्रारंभिक दौर की कविताएं हैं, वे धरती के सौंदर्य के प्रति आकर्षण से रूपायित हुई हैं। उनकी बड़ी चर्चित कविता है, उनकी प्रारंभिक दौर की कविता है, रंग गई पग पग धन्य धरा। अब कुछ उनके बड़े प्रिय प्रतीक हैं। अब
बनफूल, नरगिस, इस तरह के प्रतीकों का वे बड़ी इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बखूबी से इस्तेमाल करते हैं। यह उनका इस धरती के प्रति आकर्षण का द्योतक है, परिचायक है। अब देखिए, छायावाद के बारे में कहा जाता है कि वो वायववी कल्पना का काव्य है, लेकिन निराला अपनी कविता की शुरुआत धरती के प्रति आकर्षण से करते हैं। आकाश के प्रति उनकी नज़र नहीं जाती, आकाश की ओर वे नहीं देखते, वे धरती की ओर देखते हैं। और धरती की ओर जब देखते हैं तो जाहिर है गांव और किसान उनकी चेतना के केंद्र में आ जाते हैं। तो उनकी वैचारिकी को निर्मित करने वाले तंतुओं में धरती के प्रति आकर्षण, गांव और किसान के प्रति मोह, इसकी विशिष्ट भूमिका है। किसान का चित्रण करते हुए 1924 में वे कहते हैं, देखिए अब इस समय को थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। सन 1924, उससे पहले भारत में 2-3 बड़े किसान आंदोलन हो चुके हैं। चंपारण का किसान आंदोलन गांधी के नेतृत्व में, नीलहे रैयतों का आंदोलन जमींदारों के खिलाफ संपन्न हो चुका था। जिस उत्तर प्रदेश से निराला आते हैं वहाँ पर बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा के बैनर तले आंदोलन चल रहा था। और बाबा रामचंद्र की खासियत थी कि वे किसानों को संगठित भी करते थे और रामायण का पाठ भी करते थे। साइकिल के पीछे उनके रामायण एक जिल्द में बंधी होती थी। अब देखिए, निराला के अंदर किसानों के प्रति जो जागरूकता पैदा होती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन समसामयिक किसान आंदोलनों की केंद्रीय भूमिका है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसान का चित्रण करते हुए वो 1924 में कहते हैं, जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ये जीवन के परावार। देखिए, अब जो पृथ्वी के साथ, जो मिट्टी के साथ पूरी तरह से गुथे हुए हैं, जिनका जीवन पूरी तरह से जमीन पर अवलंबित है, उनके जीवन को चूस लिया है औपनिवेशिक व्यवस्था ने। अब औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था के किसान विरोधी इस चरित्र को नज़रअंदाज करके हम इस कविता के संवेदना के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए निराला की कविता में गांव और किसान उनकी वैचारिकी को निर्मित करने में एक केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं। देखिए, निराला की कविता में एक बहुत पहले की कविताओं में तो नहीं, लेकिन राम की शक्ति पूजा तक आते आते एक बहुत मजबूत धारणा बनकर उभरती है अपराजेय संकल्प की। देखिए, संकल्प एक चीज है, लेकिन अपराजेय संकल्प एक दूसरी चीज है। हम संकल्प से किसी काम की ओर तो प्रवृत्त होते हैं, लेकिन जब ही हमें उस काम में असफलता मिलती है, तभी हमारा संकल्प डगमगाने लगता है। लेकिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के गांधी अध्याय को देखें। गांधी एक आंदोलन करते हैं, पहला असहयोग आंदोलन, विफल हो जाता है, लेकिन गांधी हताश नहीं होते। फिर वे नए सिरे से ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। फिर दूसरा असहयोग आंदोलन होता है। दूसरे असहयोग आंदोलन में भी गांधी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, बल्कि प्रथम असहयोग आंदोलन से ज़्यादा विफल द्वितीय असहयोग आंदोलन होता है। वो इतना विफल होता है कि उसके बारे में नेहरू अपने डायरी में नोट करते हैं
कि आई फील वैक्यूम इन माई हार्ट, यानी मेरे मन के अंदर एक रिक्तता का एहसास है। क्यों? क्योंकि अपेक्षित सफलता के बगैर ही द्वितीय असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया। लेकिन इस आंदोलन का जो नायक है, जो सूत्रधार है, वह इससे हताश नहीं होता, उसका संकल्प नहीं डगमगाता। तो निराला, जो गहरी व्यक्तिगत वेदना से भी गुजर रहे थे उस दौर में, सरोज की मृत्यु हो चुकी थी, सरोज स्मृति वे लिख चुके थे। लेकिन जब राम की शक्ति पूजा लिखते हैं तो युद्ध में राम अपनी हार देखते हुए भी विचलित तो होते हैं, लेकिन उनके मन का एक हिस्सा ऐसा रहता है जो अपराजित रहता है, और वही अपराजित मन राम को शक्ति की नई कल्पना के लिए प्रोत्साहित करता है। निराला के यहाँ जो ये अपराजेय संकल्प है राम का, इस अपराजेय संकल्प का स्रोत भी कहीं न कहीं सत्याग्रह युग के स्वाधीनता आंदोलन में है। जिस सत्याग्रह की विचारधारा के तहत गांधी स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, निष्काम भाव से, एक राग विराग से निरासक्त रहते हुए गांधी स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इससे जो अपराजेय संकल्प उभरा, निराला ने उसे बेहतर काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। और राम का जो अपराजित मन है, राम का जो अपराजेय संकल्प है, इस सत्याग्रह की चेतना की अनुगूंज है, काव्यात्मक अनुगूंज है वह। यानी निराला की वैचारिकी के निर्माण में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सत्याग्रह की चेतना की केंद्रीय भूमिका है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम सत्याग्रह की इस पूरी वैचारिकी को अलग रख दें तो शायद निराला की कविताओं की वैचारिकी को हम समझ नहीं पाएंगे, उसे व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि निराला की कविताओं की वैचारिकी पर बात करते हुए हम उसके समानांतर गांधी के नेतृत्व में लड़े जा रहे सत्याग्रह आधारित स्वाधीनता आंदोलन के आख्यान को भी सामने रखें। अगर दोनों को एक दूसरे के परस्परता में रखेंगे तब हमें इन दोनों के बीच साम और एक दूसरे से प्रेरणा लेने की अनुगूंज स्पष्ट तौर पर सुनाई पड़ेगी। निराला की कविता के केंद्र में मानव श्रम के प्रति गहरा लगाव और विश्वास है। मानव श्रम की प्रतिष्ठा वे पूरी शिद्दत से अपनी कविता में करते हैं। देखिए, मानव श्रम के इस महत्व को यहाँ समझना विशेष जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि औपनिवेशिक राज्य सत्ता जिस विकास नीति को लागू कर रही थी, उस विकास नीति के केंद्र में मशीन था। मानव श्रम को हेयतर माना जा रहा था। गांधी ने मानव श्रम को केंद्र में लाया और इसी से उस समय की कई साहित्यिक प्रतिभाएं प्रभावित हुई। हिंदी में एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है, मजदूरी और प्रेम। मानव श्रम में मानवीय भावनाएं भी किस तरह से जुड़ी हुई होती हैं, इसका वह बेहतर आख्यान है। निराला के यहाँ इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति हमें तोड़ती पत्थर कविता में मिलती है। लेकिन तोड़ती पत्थर कविता में महज श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि जो असमानता समाज में व्याप्त है, उस असमानता के प्रति एक तीव्र आक्रोश भी है। उस असमान मूलक व्यवस्था को ध्वस्त करने का संकल्प है। तोड़ती पत्थर में देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कुछ बिंदुओं को अगर हम ध्यान दें, निराला किस तरह से उस कविता की शुरुआत करते हैं। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर,
इलाहाबाद के पथ पर कवि एक श्याम तन नवयुवती को पत्थर तोड़ते हुए देखता है, लेकिन पत्थर तोड़ने की इस प्रक्रिया में और कवि जब इसे अपनी कविता का विषय वस्तु बनाता है तो कविता जहाँ खत्म होती है वहाँ निराला का वह मैं में रूपांतरित हो जाता है। वह कहते हैं मैं तोड़ती पत्थर, यानी अपनी काव्य नायिका के माध्यम से निराला खुद उस असमान व्यवस्था के खिलाफ प्रहार करते नजर आते हैं। तो यह शोषण के खिलाफ, असमानता की नीति के खिलाफ, असमान विकास पद्धति के खिलाफ निराला के अंदर गहरा आक्रोश है और यह आक्रोश उनकी वैचारिकी को एक पूर्णता प्रदान करता है जो आगे की उनकी कुकुरमुता जैसी कविताओं में भी दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि निराला छायावाद के कवि तो हैं, लेकिन छायावाद की काव्यात्मक संवेदना को वे एक भिन्न धरातल पर ग्रहण करते हैं और उसे अपनी काव्यानुभूति का विषय बनाते हैं, लेकिन साथ ही छायावाद की सीमाओं का अतिक्रमण भी करते हैं। वे किसी वाद के दायरे में बंद कर नहीं देखते, बल्कि मनुष्यता के हक में जो विचार तंतु हैं उन तंतुओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं और निराला की कविता की वैचारिकी उन विचार तंतुओं से निर्मित होती है, किसी खास विचारधारा से नहीं, चाहे वह गांधी की विचारधारा हो या मार्क्स की विचारधारा हो या विवेकानंद का विचार हो। इन सबसे परे वे विचार निर्माण के तंतुओं को पकड़ते हैं और उन तंतुओं के आधार पर अपनी वैचारिकी का निर्माण करते हैं। कहना न होगा वह वैचारिकी मनुष्यता के पक्ष में है, वह वैचारिकी शोषण के खिलाफ है। उस वैचारिकी में भारतीय सभ्यता का स्वर सुनाई पड़ता है और अपने समय की सभी तरह की असमानताओं, विषमताओं के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प सुनाई पड़ता है। धन्यवाद।